नमस्कार। विद्या न्यूज लाइन में आपका स्वागत है। कहते हैं कि जब भूकंप आता है तो सबसे पहले जानवरों को पता चल जाता है और वो तरह तरह से आवाजें निकालने लगते हैं और उससे अनुमान लग जाता है कि कुछ होने वाला है। ऐसे ही जब सियासी भूकंप आता है तो जो ये सियासतदान होते हैं इनको अनुमान लग जाता है। अब बताइए, योगी कैबिनेट में मंत्री हैं ओपी राजभर, उनको अनुमान लग गया है। वो कह रहे हैं कि बिहार में तो बदलाव हो रहा है। राजभर यूं भी थोड़ा सा खींचे हुए हैं क्योंकि उन्हें एनडीए में शामिल करके बिहार में लड़ने का मौका नहीं दिया गया। लेकिन जिस तरीके से बीजेपी के चाणक्य कहे जाने वाले गृह मंत्री अमित शाह पटना में डेरा जमाए बैठे हैं और उधर एआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी बैठे हैं सीमांचल में, उससे अंदाजा लग रहा है कि कहीं कुछ ऐसा है जिसकी वजह से इनके पेशानी पे बल पड़ रहा है। तो क्या बिहार में बदलाव की बयार है, बह रही है? क्योंकि जिस तरीके से लालू के छोटे लाल तेजस्वी यादव आज आए मीडिया के सामने और दावा कर गए, खास तौर से कानून व्यवस्था को लेकर के, और डेट बता गए कि इतने दिनों के अंदर सारे अपराधी होंगे जेल में। उसके बाद उन्होंने फेसबुक लाइव होकर के कहा कि गृह मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री आवास से अधिकारियों को फोन जा रहा है, तो सेकेंड फेज में अलर्ट रहने की जरूरत है। तो ये इन सारी बातों को जोड़ करके देखा जाए, और चूंकि सेकेंड फेज में जो 122 सीटों पे चुनाव होने जा रहा है उसका रास्ता सीमांचल से होता है। सीमांचल में 24 लोग विधानसभा की सीटें हैं और पिछली बार यहाँ पे एआईएम ने 5 सीटें जीत करके तहलका मचा दिया था और महागठबंधन के सारे समीकरण गड़बड़ा दिए थे। राजद 1 सीट पर आ गई थी। ये बात अलग है कि बाद में उनके 4 विधायक टूट करके चले गए आरजेडी के साथ। तो 2020 का आंकड़ा देखेंगे तो उसमें जो है बीजेपी को 8 सीटें मिली थी और जेडीयू को 4, यानी कि एनडीए के खाते में 12 सीटें गई थी, और जबकि महागठबंधन के खाते में सिर्फ 7 सीटें आई थी। कांग्रेस को 5, आरजेडी को 1, भाकपा माले को 1। और यदि 2015 और 10 में देखेंगे तो 15 में महागठबंधन को इस क्षेत्र में 17 सीटें मिली थी, जबकि एनडीए को महज 6, वो भी बीजेपी ही 6 ले पाई थी क्योंकि उस समय जो है लालू यादव और नीतीश कुमार एक साथ थे। लेकिन 2010 में ठीक इसके उलट एनडीए को जो है वो सीटें मिली थी 17, और उसमें बीजेपी को 13 और जेडीयू को 4 मिली थी। तो अंदाजा लगा लीजिए कि पहले क्या स्थिति रही और 2020 में क्या रही, किस तरीके से महागठबंधन बुरी तरीके से मात खाया। कांग्रेस ही वहां पर 2020 में जो है सीट ले आ पाई थी। बीजेपी को जो 8-4 था और कांग्रेस के पास 5 सीटें थी। 5 सीटें एआईएम के पास थी, आरजेडी के पास 1 थी। तो इस बार महागठबंधन काफी अलर्ट मोड में है और कहा जा रहा है कि जो असदुद्दीन ओवैसी की पतंग है उसकी डोर महागठबंधन ही काट देगा। जो 5 सीटें जीते थे और अब की बार उन्होंने इस इलाके में 15 उम्मीदवार खड़े कर रखे हैं, उसमें उनकी बहुत ज्यादा दाल गलती हुई सी नहीं दिख रही है, क्योंकि 2 तरह के मुस्लिम हैं, एक वहां के और एक बाहरी जिनको माना जाता है। उनकी नजर जो है वो पटना पे लगी हुई है और इधर से महागठबंधन ने चाहे इकरा हसन हो, अफजाल अंसारी हो, इमरान प्रताप गढ़ी हो, सबको उतार दिया है सीमांचल में। ये लोग समझा रहे हैं, खास तौर से इकरा हसन जिनका यूथ में काफी क्रेज है, कि ये बताइए कि ये जीत करके जाएंगे तो क्या सरकार बना लेंगे, और यदि बदलाव करनी है, सरकार बदलनी है, आपको अपने लिए कुछ करना है, तो बिना सरकार बदले कुछ हो सकता है क्या? तो इस तरीके से वो समझा रहे हैं और ओवैसी इस बार कुछ परेशान भी दिख रहे हैं। तो अब सुनिए इस पे एक रिपोर्ट कि जो 5 सीटें वो जीते थे, वो जिन सीटों पे वो कैंडिडेट उतारे हैं, वो वहां की क्या स्थिति है। 2020 के चुनाव में एआईएम ने सीमांचल से 5 सीटें जीती थी, जिसमें से पूर्णिया की अमौर विधानसभा सीट सबसे चर्चित रही, क्योंकि यहां से एआईएम के प्रदेश प्रमुख अख्तरुल ईमान जीते और वो भी 50,000 प्लस वोटों से। इस बार भी वही तीनों उम्मीदवार मैदान में हैं जिनका मुकाबला पिछली बार हुआ था। जेडीयू दूसरे नंबर पर रही थी, सबा आजाद लड़े थे, 42,000 वोट पाए थे, और तीसरे नंबर पर कांग्रेस के अब्दुल जालिम मस्तान थे 31,000 वोटों के साथ, और ईमान जो थे एआईएम से, तीनों आमने सामने हैं।
तीनों उम्मीदवार सूर्यपुरी मुस्लिम हैं जिनकी आबादी सीमांचल इलाके में सबसे ज़्यादा हैं। वहीं यहाँ भी हिंदू आबादी लगभग 30% है, जिसमें बड़ी आबादी यादव तबके की है। इस बार ईमान जो लड़ाई है वो मुश्किल है। बात करें पूर्णिया की दूसरी सीट बायसी की, तो यहाँ पर एआईएमआईएम की टिकट पर सैयद रुकनुद्दीन अहमद 2020 में जीते थे। बाद में वो राजद में शामिल हो गए। अहमद ने बीजेपी के विनोद यादव को 16,000 वोटों से हराया था। राजद यहाँ पर तीसरे नंबर पर चली गई थी। उसके उम्मीदवार अब्दुल सुबान को महज 38,000 वोट मिले थे। राजद ने यहाँ से अपने पुराने उम्मीदवार अब्दुल सुबान को ही उम्मीदवार बनाया है। बीजेपी से भी विनोद यादव ही मैदान में है, लेकिन रुकनुद्दीन अहमद इस बार राजद को समर्थन दे रहे हैं और एआईएमआईएम ने गुलाम सरवर को मैदान में उतारा है और इन्हीं तीनों में लड़ाई दिख रही है। क्योंकि इस सीट पर सिर्फ 16,000 से वोट हुई थी और इस बार महागठबंधन ने दम लगा दिया है और जो वहाँ के जनाधार वाले नेता हैं वो आरजेडी को समर्थन दे रहे हैं, लिहाजा लड़ाई मुश्किल हो गई है। जोकीहाट की कहानी एकदम अलग है। अररिया जिले में पड़ती है सीट। यहाँ पर तस्लीमुद्दीन जो अब इस दुनिया में नहीं है, उनकी विरासत की लड़ाई चल रही है। उनके दोनों बेटे सरफराज और शाहनवाज यहाँ के सीट पर आमने सामने हैं। शाहनवाज 2020 में एआईएमआईएम से चुनाव जीते थे, लेकिन बाद में आरजेडी में चले गए। वहीं सरफराज 2020 में आरजेडी के उम्मीदवार थे। वो इस बार जनसुराज के टिकट पर मैदान में है। यहाँ जनसुराज उतना मायने नहीं रखता जितना कि उम्मीदवार। आई में जनसुराज आरजेडी, एआईएमआईएम और जेडीयू है, लेकिन माना जा रहा है कि टक्कर इस बार दोनों भाइयों के बीच में है, कि आरजेडी और जन सुराज में है। लिहाजा एआईएमआईएम यहाँ से बहुत ज़्यादा उम्मीद नहीं कर सकती। किशनगंज की वो 2 विधानसभा सीटें जिस पर पिछली बार एआईएमआईएम जीती थी, उसमें कोचाधामन और बहादुरगंज है। यहाँ पर भी मुकाबला इस बार पिछली बार से एकदम अलग हो रहा है। कहने का मतलब ये कि ओवैसी बेशक दम लगाए हुए हैं, लेकिन जनसुराज के उतरने और बिहार में बदलाव की बयार ने इस बार उनकी मुश्किलें बढ़ा दी है और हो सकता है कि कई विधानसभा क्षेत्रों में उनकी पतंग की डोर महागठबंधन काट दे। सुना आपने, बहुत अच्छी स्थिति नहीं है। एकमात्र इनकी सीट ऐसी है अमौर वाली, जहां से इनकी पार्टी के बिहार प्रमुख अख्तरुल ईमान खड़े हैं। वो पिछली बार लगभग जो है 50 प्लस वोटों से जीते, 50,000 प्लस वोटों से जीते थे। यहाँ भी अब की बार लड़ाई जो है काफ़ी मुकाबले की है, लेकिन चूंकि उनका अंतर इतना था और पूरे सूबे में वो अपने हैसियत रखते हैं, इसलिए माना जा रहा है कि एक ये सीट ऐसी है जहाँ पे इनकी दाल गल सकती है। बाकी सब कांटे के मुकाबले में फंस गई हैं और जनसुराज भी वोट्स का एक शेयर अपने खाते में डाल रहा है, ले रहा है। लेकिन महागठबंधन अब की बार सीमांचल में डेरा डाल करके बैठ गया है। उसके सारे मुस्लिम नेता वहां बिठा दिए गए हैं कि इस बार जो है इनकी दाल नहीं गलनी चाहिए, नहीं तो इस सारे समीकरण गड़बड़ा देंगे। और वो नारा दे रहे हैं ओवैसी साहब, अपना नेता बनाओ, अपनी जमीन बनाओ, तब जाकर के 17-18% मुस्लिम जो बिहार में हैं उसका कोई डिप्टी चीफ मिनिस्टर या चीफ मिनिस्टर बनेगा। नहीं तो ऐसे तो दरी बिछाते और उठाते ही रह जाओगे।